सुप्रभात बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की कक्षा में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के अंतर्गत आपके पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पाठ 2 मेरे संग की औरतें। और इस पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, जिनका जन्म कोलकाता में 1938 में हुआ था। तो चलिए पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। मृदुला गर्ग समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर वे स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। शिल्प कला हो चाहे कहानी हो, उसमें लेखिका ने एक नई ही शैली का प्रवर्तन किया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकौबरा, कठगुलाब, ये हैं इनके उपन्यास। संगति विसंगति, ये 2 खंडों में कहानियाँ हैं, संपूर्ण कहानियाँ। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये इनके निबंध संग्रह है। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग के साथ। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। कि जाहिर सी बात है, जैसे सबकी नानियाँ होती हैं, मेरी भी नानी थी, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी कारण से वे देख नहीं पाई थी। मतलब कि आपके प्रश्न आता है यदि कि लेखिका अपनी नानी को क्यों नहीं देख पाई थी या लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, तो उनके माता की शादी से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। दादी नानी की कहानियाँ कहते हैं ना, नानियाँ किस्से सुनाती, कहानियाँ सुनाती हैं, बच्चे बड़े चाव से उसको सुनते हैं। तो यहाँ पर लेखिका का कहना है कि शायद उनकी नानी थी नहीं और इसीलिए अपनी बहनों को खुद ही कहानियाँ कहनी पड़ती थी। तो इस तरीके से लेखिका जो है वो यहाँ पर बता रही है अपनी नानी के बारे में। और नानी से भले कहानी ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। उन्होंने भले नानी को देखा नहीं, भले नानी से उन्होंने कहानियाँ नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी उन्होंने ज़रूर सुनी और तब कहीं जाकर के बहुत बाद में उनको इसका असली मर्म समझ में आया। मर्म मतलब रहस्य, भेद समझ में आया। पहले इतना ही जाना, मतलब शुरुआत में उनको इतना ही पता था कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी मतलब हमेशा पर्दे में रहने वाली, पर्दा करने वाली पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री पढ़ने मतलब वकालत की पढ़ाई करने के लिए वे कहाँ चले गए थे? विलायत मतलब विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। नानी की जब शादी हुई, शादी होते ही उनके पति मतलब कि लेखिका के नाना जी विलायत चले गए पढ़ाई के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके जब वे लौटे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, और जब वे वहाँ से लौटे तो वे बिल्कुल विलायती रंग ढंग में रंगे हुए थे, पढ़े लिखे नौजवान। और
इतना होने के बावजूद भी उनकी जो नानी थी उन्होंने कभी अपने आप को, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको कभी नहीं बदला। वे जैसी थी वे उसी रंग में रहीं, उसी रंग में रंगी रही। ना कभी उन्होंने अपनी कोई इच्छा आकांक्षा उनके सामने प्रकट की, ना कभी कोई अपनी पसंद नापसंद के बारे में उनसे चर्चा की। तो पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। कम बोलती थी, कभी अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं, मतलब उनकी क्या इच्छा है, मन में क्या बात है, कभी उन्होंने अपने पति के सामने जाहिर नहीं की। लेकिन कम उम्र में ही जब नानी को ऐसा लगा कि अब वे जीवित नहीं रहेगी, किसी बीमारी के कारण उनको ऐसा लगा, तो उस समय लेखिका की माँ जो कि केवल 15 वर्ष की थी, उसकी शादी की फिक्र उनको होने लगी। उनको लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं नहीं रहूँगी, तो मेरी पुत्री की शादी कैसे होगी, कौन करेगा। और तब अचानक से जिसने कभी उनके सामने नहीं बोला, कभी अपने पति से अपनी कोई मन की इच्छा नहीं कही, उन्होंने अपनी इस इच्छा को प्रकट कर दिया। मुँह जोर हो गई, मतलब अचानक से जिसने कभी अपने पति के सामने कुछ नहीं बोला, अचानक से वह आज बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। हालांकि उनकी नानी जो है वह पर्दे में रहा करती थी, लेकिन उस समय उन्होंने क्या कहा अपने पति से कि वे स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। और ये सुनकर के सभी दंग हैरान रह गए। कभी जिसने अपना मुंह ना खोला हो, अपनी कोई इच्छा जाहिर ना की हो, जो पर्दे में ही रही हो, हमेशा किसी के सामने नहीं आई हो, जब अचानक से बोलने लगे और अपनी कोई ऐसी इच्छा जाहिर करने लगे, तो जाहिर सी बात है सबको हैरानी होगी ही। ऐसे आश्चर्य की बात उन्होंने यहाँ पर कही कि वे उनके मित्र से मिलना चाहती हैं, तो सारे आश्चर्य करने लगे। जिस पर्दानुसी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। नाना जी इस बात को समझ गए थे कि अब नानी के पास अधिक वक्त नहीं है, और इसीलिए उन्होंने समय की कमी और वो जो मौके की नज़ाकत थी उसको देखते हुए उनकी बात मान ली। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश किया। उन्होंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए कि वो उनसे क्यों मिलना चाहती है या क्या काम है। इतने समय तक तो कभी वो उनके सामने भी नहीं गई, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, और तुरंत वे गए और अपने मित्र को लेकर के आ गए और ला कर के उनके सामने खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज़ था। अब जब वो आए, प्यारेलाल जब उनके सामने आए, तो उनसे जो कुछ उन्होंने कहा वो और भी आश्चर्य में डालने वाला था। ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा क्या प्रकट की कि उनकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से कर दिया जाए। वे नहीं चाहती थी कि किसी अधिकारी से या फिर किसी अधिकारी के जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनके साथ में उसकी बेटी की शादी हो। वह चाहती थी कि किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही उनकी बेटी की शादी की जाए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा जिसने कभी कोई बात खुल कर के नहीं कही। किसी और से तो क्या, कभी अपने पति से जिसने कभी कोई बात खुलकर नहीं की, अपनी कोई इच्छा आकांक्षा जाहिर नहीं की, उसने आज अचानक से अपने पति के मित्र को बुलवा करके और उनसे अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की बात कही कि आप ही मेरी बेटी के लिए वर ढूंढेंगे। क्योंकि वे एक स्वयं वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वे चाहती थी कि अपने ही जैसा कोई स्वतंत्रता सेनानी वे
उनकी बेटी के लिए वर के रूप में चयन करें, चुनें। और इस बात में वे गौरव का अनुभव करना चाहती थी और इसलिए उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की। तो लेखिका कह रही हैं कि कौन कह सकता था कि अपनी खुद की आज़ादी, मतलब उस समय औरतों की कुछ तो स्थिति ऐसी थी कि वो पर्दे में रहा करती थी, ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। खुद की आज़ादी, खुद के अधिकारों के बारे में जिनको इतना ज्ञान नहीं था, वो उसके मन में, मतलब जो खुद की आज़ादी के प्रति बेखबर है, आज वही औरत जो है उसके मन में आज़ादी का ऐसा जुनून, वो भी देश की आज़ादी का ऐसा जुनून देख करके सच में बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में मेरी समझ में आया, लेखिका क्या कह रही हैं कि बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। लेखिका ने शुरुआत में ही बताया था ना कि उनको बाद में इसका मर्म, असली मर्म समझ में आया था। तो वो असली मर्म क्या है? लेखिका कह रही हैं कि उनके निजी जीवन में, मतलब उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि भले ही वे खुल कर के बातचीत नहीं करती थी, पर सचमुच अपने निजी जीवन में वे बहुत ही आज़ाद ख्याल की, खुले विचारों की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया था, न उसमें साझेदारी की थी। कभी उन्होंने, मतलब उनके नाना जी जो करते थे अपनी इच्छा से करते थे, कभी उनकी ज़िंदगी में उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की, हस्तक्षेप नहीं किया, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। ये बात भी थी कि कभी उन्होंने दूसरों की या अपने पति की ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु खुद की ज़िंदगी में भी कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। जैसे वे जीना चाहती थी वैसे वे जीती रहीं। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। लेखिका ने यहाँ पर क्या बताया है? आज़ाद होने का मतलब क्या है कि हम अपने अनुसार रहें, अपने अनुसार सोचें, अपने अनुसार अपना जीवन बिताएं, है ना। तो ना कि हम दूसरों के कहे के अनुसार चलें, यहाँ किसी के दबाव में आकर के कुछ करें, ठीक है। तो वो एक तरह से, पूरी तरह से आज़ादी नहीं है। यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती है कि भले ही वे पारंपरिक थी, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीती थी, लेकिन आज के हिसाब से इसमें कोई क्रांतिकारी जैसी बात नहीं होगी। लेकिन दूसरे की तरह जीवन जीने की बजाय या दूसरे के तरीके से जीवन जीने की बजाय खुद अपने तरीके से जीवन जीना ही अपने आप में सबसे बड़ी आज़ादी है। और ये बात यहाँ पर लेखिका ने अपनी नानी से सीख ली थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में उस्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। मतलब कि उनकी नानी ने तो सदैव अपने अनुसार, अपने तरीके से ज़िंदगी जिया, लेकिन उनकी माँ जो है, नानी की इच्छा थी कि एक स्वतंत्रता सेनानी से उनका विवाह हो। इसके लिए उन्होंने अपने पति के मित्र से वर चुनने की बात कही थी और ऐसा हुआ भी, उनकी इच्छा को पूरा भी किया गया। और एक पढ़े लिखे होनहार नौजवान से उनकी शादी हो गई, जो कि स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे, देश प्रेमी थे, और यहाँ तक कि आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के अपराध में ही उनको ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। और उनके पास में अपने पूर्वजों का एक पैसा या कोई भी धरोहर के रूप में, धन के रूप में कुछ नहीं था। और इस प्रकार से उनकी जो माँ थी, लेखिका की जो माँ थी, उनको सादा जीवन, मतलब महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुसार ही सादा जीवन, उच्च विचार रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। उनकी माँ जो है, जैसे उस समय देश में स्वदेशी अपनाने की लहर चली थी, खादी की जो साड़ियाँ होती थी बहुत पहनने में बहुत ज़्यादा भारी भरकम सी होती थी, और वही साड़ी उनकी माँ जब पहनती थी तो वो उनको इतनी भारी लगती थी कि उनकी जो कमर है उसमें ही चनक पड़ जाती थी।
रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। साड़ी पहनने का उनकी माँ को इतना अभ्यास भी नहीं था, लेकिन फिर भी रात रात भर वे साड़ी पहनने का अभ्यास करती, प्रैक्टिस करती, ताकि दिन में शर्मिंदा ना होना पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। लेखिका यहाँ कहती है कि मेरी माँ इतनी नाजुक थी कि उनके संबंध में उनकी जो दादी है, लेखिका की जो दादी है, वो क्या कहा करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी धोई पोंछी, मतलब ऐसी नाजुक है कि उसको धोया पोंछा और छींके पर टांग दिया। मतलब कि बहुत ज़्यादा नाजुकता से रखने की, जैसे कोई चीज़ होती है ना कि कहीं उसको कहीं थोड़ा सा भी हम इधर उधर करते हैं, असावधानी बरतते हैं तो उसको कोई चोट ना लग जाए, कोई ऐसी नाजुक सी चीज़ होती है ना, उसी प्रकार से जिसका हम बहुत ध्यान रखते हैं, तो उसी प्रकार से उनकी माँ जो है उनके संबंध में भी उनकी सास यही कहा करती थी कि वो इतनी ज़्यादा नाजुक है कि बस उनको तो धोया पोंछा और छींके से टांग दो तो ठीक है। तो इस तरीके से बस गनीमत ये थी, मतलब एक अच्छी बात ये थी कि उस छींके पर से उतारने की किसी ने जहमत नहीं की, किसी ने पेशकश नहीं की। परिवार में और भी बहुएँ थी, और भी कई लोग होंगे, लेकिन किसी को इस बात से कोई विरोध नहीं था कि उनको इतने नाजुकता से, इतने नाजों से उनको रखा जा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। अब क्या वजह थी? पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे विदेश से, तो उनके जो नाना हैं लेखिका के, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था और पक्के साहब माने जाते थे। तो साहब की बेटी है तो वो नाजों से पली है, और इसीलिए वहाँ उनका इतना सम्मान भी होता था। और फिर बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में वे अंग्रेज ही थे। केवल जाति से ही वे हिंदुस्तानी दिखते थे, बाकी तो जिस संस्कृति में वे रहकर आए थे उसी संस्कृति में रंगे हुए थे। और मज़े की बात तो यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। लेखिका यहाँ एक आश्चर्य व्यक्त करती हैं, व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि हमारे देश में तो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, अंग्रेज़ों का शासन था, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे वे ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। किस लिहाज से? कि चाहे वे गांधी हो, नेहरू हो, चाहे लेखिका के खुद के नाना जी हों, ठीक है, तो वे सभी बाहर से, विदेश से पढ़ कर के आए थे। तो इसलिए एक प्रकार से वे अंग्रेज़ों के प्रशंसक माने जाते थे और उन्हीं के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। वो जो लड़का है, मतलब कि लेखिका के जो पिता हैं, वो भले ही उनकी जेब खाली हो, चाहे इतना ज़रूर है कि जेब खाली थी लेकिन शोहरत ज़रूर थी, मतलब नाम था। किस लिए? कि वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और फिर इसके ऊपर साहबी ससुर का दबदबा था, मतलब ससुर साहब थे। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी है। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होगी? मतलब कि यहाँ पर लेखिका ने बताया ना कि उनकी माँ का इतना प्रभाव घर में क्यों था, उनके परिवार वाले इतना क्यों मानते थे उनको। तो इसका क्या कारण बताया उन्होंने? उनके नाना साहब का साहब होना, ठीक है, साहेब कहे जाना। तो नाना का इतना प्रभाव था कि उसके कारण से भी उनकी बेटी को, और दूसरी बात कि एक साहब की बेटी है, पढ़े लिखे विलायत से पढ़कर आए हुए साहब की बेटी है, और फिर भी एक मतलब बिल्कुल साधारण से परिवार में और स्वतंत्रता सेनानी के साथ में उसकी शादी कर दी गई है। तो ये बात भी थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी,
वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। एक तरह से लेखिका को ये सब बहुत ज़्यादा रोमांचित कर देने वाली कहानियों की तरह थी। कैसे थी कि पहली कहानी तो यही हो गई कि नाना स्वयं जो है इतने बड़े बैरिस्टर साहब हैं और उनका जो दामाद है वो एक साधारण से परिवार से है और एक स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, वे चाहते तो किसी बड़े अमीर घराने में अपनी बेटी की शादी कर सकते थे, किसी बड़े अधिकारी के साथ शादी कर सकते थे, लेकिन उनकी माँ की मतलब उनकी नानी की, लेखिका के नानी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये सारी जो बातें हैं ये लेखिका को बहुत ज़्यादा रोमांचित करती है, आश्चर्य में डालती है। दूसरी वजह क्या बताई है लेखिका ने, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, दोनों वजहें, क्योंकि क्वेश्चन इनके समझ में आता है। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। केवल ये एक ही कारण नहीं था कि नाना जो है वो इतना रसूख रखते थे, इतना प्रभाव रखते थे, ये एक ही वजह नहीं है। दूसरी वजह वे स्वयं भी थी। लेखिका की माँ जो है उनकी अपनी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उनको अपने आप घर में इतना सम्मान मिलता था। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी। ये लेखिका के माँ की वो विशेषताएं हैं, ठीक है, जिनके कारण से पूरे घर वालों पर इनका प्रभाव था ससुराल में। निष्पक्षता और ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम होती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तो मतलब कि दूसरी वजह क्या बताई उन्होंने कि उनकी माँ जो है उनका जो व्यक्तित्व है वो कुछ ऐसा था कि एक तो वे बहुत खूबसूरत थी, नज़ाकत मतलब एक नाजुकता का जो भाव होता है, खूबसूरत थी, नज़ाकत थी उनमें, गैर दुनियादारी मतलब दुनियादारी की ये जो फालतू की बातें हैं इनमें इनको ज़रा भी रुचि नहीं थी। इसके साथ ही ये ईमानदार थी, निष्पक्ष थी और मतलब तटस्थ रहती थी, स्थिर रहती थी। ऐसा नहीं कि इसकी बात में हाँ भर दी, उसकी बात में ना कर दिया, ऐसा नहीं था। जो बात सही होती थी वे हमेशा उसी का साथ देती थी और इस प्रकार से वे किसी पारिजात फूल से कम नहीं लगती थी। तो उनसे ठोस काम करवाने के बारे में, कोई भारी भरकम काम करवाने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। मतलब लेखिका बता रही हैं कि उनकी माँ का सम्मान घर में इतना था, उनका प्रभाव ऐसा था कि घर में यदि कोई भी ज़रूरी निर्णय लेना होता था या कोई ज़रूरी काम करना होता था तो उसके लिए उनकी माँ से ज़रूर पूछा जाता था, उनकी सलाह ज़रूर ली जाती थी और जो सलाह वे देती थी उस सलाह को माना भी जाता था, एक पत्थर की लकीर समझ करके माना जाता था। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी समझदार रही होंगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम ये इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आ रही होगी आपको। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।